नमस्कार चंद्र प्रकाश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जू जी, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, तो क्या ये माना जाए कि ये जो नया कानून लेकर आए थे यूजीसी वाले, नया एक्ट लेकर आए थे जिसको चलते इतना बवाल मचा हुआ था पिछले 2 हफ्ते से, उसका अंतिम संस्कार हो गया सुप्रीम कोर्ट में या अभी भी कुछ बाकी बचा है? नहीं नहीं, अंतिम संस्कार तो देखिए, हम लोग जब 2 दिन से पिछले 2 बार से बात कर रहे थे इस विषय पे, तो बार बार ये बात कह रहे थे कि अब ये इसका अंत होना ही है, इसको खत्म होना ही है, क्योंकि इसकी विसंगतियां इसे मारेंगी। क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरीके से पुअरली ड्राफ्टेड एक ऐसा अजीब सा कि जिसकी एक धारा कुछ कह रही है, दूसरी ही लाइन में कुछ और कहा जा रहा है, तो ये इम्प्लीमेंट हो नहीं सकता था। और वही बात आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में बहुत प्रोमिनेंटली खुलकर सामने आई, जब चीफ जस्टिस ने उसने कहा कि भाई, हम तो समानता की बात कर रहे थे, हम तो बात कर रहे थे कि जाति विहीन समाज बने, समाज में इस तरीके के भेदभाव ना हो, और हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं, जहां आप एक पूरी जाति को ही ये कह रहे हो कि जब अब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही वो एक, जिसमें हम लोगों ने कुछ दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले कहा था कि क्रिमिनल ट्राइब बना दिया आपने, कि अगर कोई अगड़ी जाति का तथाकथित जो जनरल क्लास का व्यक्ति है, तो पैदा होने के साथ ही वो एक क्रिमिनल ट्राइब है, और वो तो मान लिया जाता है, स्वतः मान लिया जाता है कि वो अपराधी है। तो वो बात भी कहीं ना कहीं आई कि भाई, ये तो उल्टी दिशा में चलना हुआ ना, कि आप संविधान का आर्टिकल 14 जो हमको स्पष्ट रूप से एक लक्ष्य देता है कि समानता जो है, सभी संविधान का, कानून की नजर में सभी समान है। तो अगर कोई एक समुदाय का व्यक्ति समान है, तो दूसरा व्यक्ति जो है उसके लिए अलग रूल नहीं लग सकते। अगर आपका कानून कुछ ठीक है, माना कि ऐतिहासिक रूप से हो सकता है कि कुछ लोग कहीं पिछड़ गए हों, कुछ लोगों का कुछ हो, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कानून की नजर में सभी समान है। आप कानून में ही भेदभाव को इनबिल्ट नहीं कर सकते हो। ये एक ऐसी गाइडलाइन थी जिसके अंदर भेदभाव को उसमें इम्बेड किया गया था, उसमें इनबिल्ट किया गया था, उसका फीचर था वो एक इस तरीके। तो वो बात आज बड़ी छोटी सी संक्षिप्त सुनवाई हुई और उसमें एकदम बिल्कुल खुलकर सामने आई। कोई डिफेंड करने की कोई बात नहीं थी। इंदिरा जयसिंह, जो इस पूरे रायते की जो जो जड़ में है। जन्मदाता है, जो जड़ में है, उनकी ये पूरी वामपंथी वो आइडिया है, जिसको आगे चलकर मंत्रालय के अधिकारियों और संभवतः मंत्री जी तक ने या तो इग्नोर किया या एक तरह से जाने दिया। लेकिन वो भी जाकर वो कुछ बचाव नहीं कर पाई अपने इस पूरे रायते का, और अंततः जो है वो कम से कम अभी रोक लगी। और अच्छी बात है, देखिए, अभी यही हो सकता था, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता था। इस पर रोक लगी, पिछला कानून, पिछला जो गाइडलाइन है वो अमल में रहेगा, और अब 2 महीने बाद सरकार लेके आएगी अपना एक नई कमेटी बनाकर। ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि कैंपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस पर किसी को कोई विरोध नहीं, इस पर कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन भेदभाव का मतलब आप बना लो कि भाई एक ही समुदाय है भेदभाव करता है, एक ही समुदाय है जो भेदभाव सहता है। तो ये तो संभव ही नहीं है। ये तो कैसे कर लेंगे आप, क्योंकि जिनको आप पिछड़ा कह रहे हो, जिनको आप SC ST कह रहे हो, ज्यादातर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप आगे देख लीजिए, जो दूल्हों को बारात घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, वो रोकने वाले भी जो उसी उन्हीं कह रहे हैं। जो कंचना यादव कह रही थी अभी 2 दिन पहले कि भाई, हम तो फंसाएंगे, हमको 2000 साल का अत्याचार हुआ है, 2000 साल तक हम पे अत्याचार हुआ, इसके हम फंसाएंगे। भाई, बिहार में आप जाकर देख लीजिए कि जो दलितों पर अत्याचार होते हैं, जो सबसे, जिनको महादलित कहते हैं, उन पर अत्याचार के कितने केसेस जो है वो कंचना यादव जी की ही जाति के जिसमें आरोपी हैं। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा वर्ग है जो SC ST एक्ट में अगर आप देखें तो लगभग लगभग 81% जो आरोप है वो उन्हीं जातियों के हैं, जो उनको OBC हम कहते हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट और जो इंटेलेक्चुअल पूरे के पूरे जो एक बहस होती है, उसमें इस बात को हम खा जाते हैं। हम कह देते हैं कि एक वर्ग जो है वो दलित, मतलब कमजोर वर्ग है, और एक वर्ग जो है दबंग है। तो दबंग क्या होता है? दबंग तो कोई जाति होती नहीं है। जिनको आप पिछड़ा कह रहे हो, वही जो है उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे हैं, वही उनके खेत हड़प रहे हैं, वही उनको मार रहे हैं। तो ये तो डेटा सरकार का है कि जो जितने SC ST एक्ट के केसेस हैं, उनमें से 81% जो है पिछड़े वर्गों के द्वारा किए गए हैं, और 5-6% जो है मुसलमानों द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी सिग्निफिकेंट नंबर ईसाइयों की भी है, जो उस SC ST केसेस में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसका कोई डेटा नहीं है, मतलब इसका कोई वो आधार नहीं है ये कहने का कि अगर किसी व्यक्ति पर जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो वो करने वाले केवल जनरल कास्ट के हैं। अगर आप जनरल कास्ट को उसके आधार पर घेरेबंदी कर रहे हो, तो ये संविधान की आर्टिकल 14 की भावना के विरुद्ध है। ये छूट पिछले कुछ समय से, कुछ दशकों से ली जा रही थी, ये नैरेटिव बनाया जा रहा था।
आज की सुनवाई में वो स्पष्ट हुआ है। आशा है कि अब न्यायपालिका और सरकारें भी इसका ध्यान रखेंगी कि आप लगातार एक वर्ग को इस तरीके से घेर कर और उसको ये कहते हुए कि तुम 2000 साल से अत्याचार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सीधी जी। बात है कि समाज जो है वो अत्याचार और भेदभाव इस तरह की घटनाएं होती हैं और उनका निराकरण कानून में होता है। उसको इस तरीके से नहीं किया जाता है कि आप पूरे समुदाय को ही टैग कर दो। पर सर यहाँ पर झटका तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी है ना। 2 दिन पहले इतने बवाल के बाद जब वो सामने आए थे तो कहा हम इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। आज तो सीजीआई ने खुद माना कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, ये बड़ा पुअरली ड्राफ्टेड है। सीधे सीधे आदेश दिए केंद्र सरकार को भी और यूजीसी को भी कि इसको फिर से नए तरीके से ड्राफ्ट किया जाए, तभी तो रोक लगी है। सीजीआई मान रहे हैं कि दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन जो शिक्षा मंत्री वो कह रहे नहीं होने देंगे। सोचिए जरा कितना बड़ा तमाशा है। वो तो क्या नहीं होने देंगे और क्या क्या, उनको तो बहुत कुछ और भी नहीं होने देने के लिए ही उस मंत्रालय में बिठाया गया था, लेकिन वो होने दे रहे हैं। आपको याद होगा भी पिछले 2-3 चर्चाओं में हम लोगों ने बात की कि किस तरीके से जेंडर का जो हार्वर्ड का पूरा जो एक फॉर्मूला है कि आज मैं पुरुष हूं कल मैं स्त्री हूं टाइप की जो जेंडर फ्लूइडिटी और प्यूबर्टी ब्लॉकर्स के सारे आइडियाज जो है कट एंड पेस्ट करके एनसीईआरटी में आ जाते हैं, और आप उसका तो दुरुपयोग होने दे रहे हो ना। आप किस चीज से किस बात से विश्वस्त दिला रहे हो? आप तो कह रहे हो कि भैया हम कोई झूठी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। जो आज उन्होंने कहा कि भाई हम किसी के हाथ से उसकी रेमेडी नहीं छीन सकते, जो चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई उसके पास एक रेमेडी होनी चाहिए। अगर कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो कोई तो एक थाना कचहरी कोई तो हो जहां पर जाकर मैं अपना दुखड़ा रो सकूं कि भाई मेरे साथ ये गलत हुआ है। आप अगर वो सारे रास्ते बंद कर दोगे तो उसी के रास्ते बंद करने के लिए कहा था कि भाई जब कोई गलत शिकायत होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होगी। ये कार्य अभी कैसे हुआ है, ये अब देखिए वही बात है कि जो आपने कहा कि उनके लिए झटका है। अब पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि झटका ये किसके लिए है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बहुत मतलब एक आपके लिए एम्बेरसमेंट का क्षण है सरकार के तौर पर। आपने एक ऐसा कार्य किया और ऐसा कार्य क्यों हुआ है इसमें कहीं ना कहीं हेड्स रोल होने चाहिए। अगर मंत्री जी से कहीं चूक हुई है तो मंत्री जी की जवाबदेही तय होनी चाहिए, और अगर कोई अधिकारी ने किया है तो उस अधिकारी को भी बचाकर। आप कब तक ये लोगों को कारपेट के अंदर दबाते छुपाते रहोगे और ऐसे षड्यंत्र लगातार देश में चलते रहेंगे? क्योंकि ये आज से नहीं हो रहा है, ये लंबे समय से हो रहा है, काफी समय से ये हो रहा है, और लोग तो सह रहे थे क्योंकि आपके लगातार जब SC/ST वाला निर्णय आया था और केंद्र सरकार ने पलटा था तो 12-14 और उसमें धाराएं डाल दी कि भाई ये चीजें भी अब SC/ST एक्ट के तहत होंगी। और जो कि कानून पहले से ही दुरुपयोग का सबसे बड़ा, मतलब आज आप कितने सारे वीडियो चले जाइए सोशल मीडिया में कि जहां कोई एक व्यक्ति जो कि बड़ा दबंग गुंडा टाइप का है वो कह रहा है मैं तुमको SC/ST में फंसा दूंगा। जो चंद्रशेखर रावण है वो परमानेंट वो DM SP टाइप के अधिकारियों को जो मतलब जो अपने आप में बड़े अधिकारी हैं उनको धमकाता है कि मैं तुम पे SC/ST एक्ट लगा दूंगा। तो जिस देश में SC/ST एक्ट धमकाने का माध्यम बन चुका है, और जो बेचारा गरीब जो दलित वाकई में जो शोषित है वो उस कानून तक ना तो उसकी पहुंच है, जो ब्लैकमेलर हैं वो यूज कर रहे हैं, उस देश में आप लोगों को बता रहे हो कि इसका हम दुरुपयोग नहीं होने देंगे। आप कितना दुरुपयोग रोक लोगे हमें आपकी क्षमता का पता है। इस देश में सिर्फ SC/ST एक्ट ही नहीं बहुत सारे और कानून है जिनका दुरुपयोग होता है। यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए 4-4 कानून आपने जो बना रखे हैं, ठीक है आपने नहीं बनाया, आपके पिछली कांग्रेस की विरासत है वो, लेकिन आज चले जाइए आप किसी भी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, देखिए कि किस तरीके से उनका दुरुपयोग होता है, कैसे ब्लैकमेलिंग हो रही है उन कानूनों के नाम पर। तो अब ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, इस बात से बहुत सीधी बात थी और लोगों ने नहीं विश्वास किया आपकी बात पे। और आप सच कह रहे हैं, पॉक्सो कानून, दहेज वाला कानून जो है, और साथ ही साथ ये SC/ST एक्ट, इसका इतना ज्यादा दुरुपयोग होता है। मतलब एक बार जब मैं आज तक में थी, रिपोर्टिंग के सिलसिले में मुझे तिहाड़ जेल भेजा गया, तो मैं अंदर जाकर दंग रह गई थी ये सोचकर कि सास, बहू, जेठानी, ननंद, देवरानी, ये सब के सब अंदर थे एक ही केस में। और मुझे बताया गया कि ये तो पिछले 6 साल से यहीं बैठे हुए हैं, अभी तक सुनवाई नहीं है। और ऐसी कितनी महिलाएं थी, क्योंकि महिलाओं का बैरक देख के मैं दंग रह गई थी, इतनी महिलाएं अपराधी हैं। वो एक ही परिवार की 10-10 महिलाएं अंदर थी दहेज के मामले में। तो आप सोचिए कितना दुरुपयोग है, उसको तो रोक नहीं पा रहे, एक नया बवाल खड़ा कर लिया, और जब सड़कों पर लोग उतरे तो उसके बाद शायद होश आई। पर ये जो फैसला आया है सर, एक तो पुअरली ड्राफ्टेड कहा गया है इसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो फिर ये कौन कटघरे में खड़ा होता है? किसने ये ड्राफ्ट तैयार किया? वो संसदीय कमेटी या शिक्षा मंत्रालय? कौन लोग कटघरे में आएंगे? किन पर गाज गिर सकती है और गिरनी चाहिए? देखिए अंततः तो मंत्री पे ही बात आती है ना, मंत्री क्यों बैठा हुआ है, बाकी तो बाबू हैं, बाबू अपनी तरीके से काम करते हैं।
हम दिग्विजय सिंह आज कुछ सफाई दे रहे हैं भाई, तो दिग्विजय सिंह अकेले तो नहीं कर गए। अगर जिस वैसे भी दिग्विजय सिंह जिस कमेटी जैसा व्यक्ति जिस कमेटी में हो उस पर तो आपको लेंस लगाकर नजर रखना चाहिए। और दिग्विजय बिल्कुल। सिंह अगर डिक्टेट करेंगे आपकी सरकार को तो फिर बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप दिग्विजय सिंह की नीतियों पर आप चलिए। तो बात वही आ रही है कि आप एक असावधान हो गए हो। 3 साल आपके तीसरा कार्यकाल आते आते आपको लगा कि ये सत्ता हमारी बपौती है, और हम जो जो समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ थी, जैसे आपने महिलाओं के जो तिहाड़ जेल का अपना अनुभव बताया, तो भाई उस समय क्या था कि कांग्रेस पार्टी जो थी वो सत्ता में थी, उनको लगता था कि हमारा ही सब कुछ है, हम ही है। और अब कोई मतलब वो नहीं, तो वो जो चाहे कानून बनाओ, एक्टिविस्ट कानून बना रहे थे और लागू हो रहा था। गरीब महिलाएं, लाचार महिलाएं उसमें 6-6 साल जेल में चक्की पीस रही थी। निर्दोष लोग जो है उनका जीवन खराब हो जा रहा था, और आज भी हो रहा है उन्हीं कानूनों में लोगों का। तो बात वही आ रही है कि जब इस देश में सारा ये अन्याय का एक पूरा एक सिस्टमेटिक कानून, कोर्ट कचहरी के माध्यम से अन्याय अगर हो रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। जब SC/ST एक्ट वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया तो आपने पलट दिया, क्योंकि वोट बैंक आपको उसकी इजाजत नहीं देता था। लोगों ने खून का घूंट पी लिया वो भी, कि चलो ठीक है आपने कर दिया, कोई बात नहीं, आपकी चुनावी मजबूरी थी। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि उस पूरे से जो पीड़ित हो रहा था समाज, आज वो और ज्यादा पीड़ित हो रहा है। आप कहोगे कि नहीं जी हम इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, तो लोग मान लेंगे। और सबसे इसमें जो विडंबना है, मैं बार बार इसको देखकर आश्चर्यचकित हूं, जो हमारा तथाकथित पिछड़ा वर्ग और OBC समाज है, वो बड़ा खुश था इससे। उनको लग रहा था, कोई कंचना यादव कह रही है कि हम तो फंसाएंगे और हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, और बहुत सारे नेता सड़क पर उतर गए थे कि नहीं नहीं UGC गाइडलाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। भाई कहाँ पड़े हो चक्कर में, तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो समाज में अनुपात था वही अनुपात कैंपस में होता है। आज सबसे ज्यादा किसी भी कैंपस में जो छात्रों की संख्या है, अध्यापकों की संख्या है, वो OBC छात्रों की है। OBC कोई एक जाति नहीं है, OBC में बहुत सारे समाज हैं, और उसमें बहुत सारे समाज हैं जो बहुत शिक्षित हैं, जो बहुत उन्नत हैं, जो समृद्ध हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। उनके बच्चे पढ़ते हैं IIT और IIM में, वो किसी भी जनरल क्लास के बराबर नंबर लाते हैं, उनका मेरिट किसी से कम नहीं होता, उनका दिमाग कहीं से कम नहीं है। उनके ऊपर कोई अत्याचार जैसी बात, आप हरियाणा में जाकर जाटों पर अत्याचार की बात कर लोगे क्या आप, कि उन पे अत्याचार हो रहा है? उत्तर प्रदेश में यादवों के खिलाफ कौन अत्याचार करके दिखा सकता है? दिखा ले। तो अब वही बात है कि भाई ये वर्ग जो अचानक से उनके अंदर यूफोरिया आ गया, उनको लगा कि ये उनके लिए बड़ी अच्छी चीज है, उनको नहीं मालूम कि ये इस पूरे कानून, इस पूरी गाइडलाइन का दुरुपयोग वास्तव में जिन OBC को बड़ा एक सब्जबाग दिखाया जा रहा था, वही पिसते, उन्हीं के बच्चे मरते। और ये जनरल कास्ट तो जा ही रही थी, उनकी तो जो स्थिति है वो तो दुर्गति, ठीक है उन्होंने अपनी स्थिति से समझौता कर लिया है, लेकिन आप तो सामाजिक न्याय वाले थे। एक कोर्ट कचहरी में SC/ST एक्ट में सबसे ज्यादा पिस रहे हो, अब आप कैंपस में भी पिसो। तो लेकिन क्यों खुश हो रहे थे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, बस यही कह सकते हैं। उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं ना उसको, और समझा भी नहीं। समझने की जरूरत थी कि कटघरे में कौन खड़े होते, किनको खड़े करते। पर एक जमात जिसकी आपने बात की, जो बड़ी खुश हो रही थी, सड़कों पर कूद रही थी कि ये तो होना चाहिए, होना चाहिए। कांग्रेस का यूथ विंग भी बीच में आ गया था, कांग्रेस के नेता भी इसकी वकालत करने लगे थे। तो आपको लगता है कि उनको झटका लगा कि अरे हम तो मंसूबे पाल रहे थे, या अब वो सड़कों पर उतरेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों दे दिया? क्योंकि उनके पक्ष में फैसला है सुप्रीम कोर्ट से, तो बल्ले बल्ले है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनके मनमाफिक फैसला ना सुनाए तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े कर देते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पर तो सवाल उठाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट पर तो जब चाहे सवाल उठा लें, लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि देखिए वो चाहते हैं कि अराजकता हो। जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि भाई हम पीछे जा रहे हैं, हमारा तो लक्ष्य ये नहीं था, समानता का मतलब ये नहीं होता है। और जो समानता की गारंटी जो है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और सभी जातियों को दी गई है, सभी धर्मों को दी गई है, तो उस दायरे में तो भाई जो जनरल कास्ट है, जनरल क्लास है, वो भी आता है। और उस दायरे में तो समानता की परिभाषा में कोई सभी आते हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई हम इनको समानता नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने, आप कह रहे हो कि 2000 साल आपको ईसाई मिशनरियों ने और अंग्रेजों, मैकॉले और मार्क्सवादियों ने आपको पट्टी पढ़ाई है कि 2000 साल से अत्याचार चल रहा था, 2000 साल से भेदभाव चल रहा था। तो वो 2000 साल की थ्योरी जो है वो तो आप लेकर घूमते रहो। भाई सच्चाई तो वो नहीं है ना। ठीक है, निश्चित रूप से समाज में कुछ विसंगतियां रही हैं, जाति के आधार पर भेदभाव भी रहे हैं, इससे कहीं कोई दे, लेकिन इस देश में जाति के आधार पर भेदभाव का पैमाना ये नहीं है कि ये जाति भेदभाव करती थी और ये जाति भेदभाव सहती थी। जो जातियां जहां पर भी भेदभाव सह रही हैं, वो किसी पर जाति पर भेदभाव कर भी रही हैं। आप उत्तर प्रदेश से किसी भी गांव, ग्रामीण स्ट्रक्चर में जाकर देख लीजिए कि भाई जिनको आप कह रहे हो कि ये पीड़ित है, वो किसी न किसी के शोषक भी हैं। ये पूरा एक हायरार्की बनी हुई है। और ये चूंकि प्राचीन समाज है, पुराना समाज है, और किस लंबे समय तक हम गुलाम रहे, अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेजों ने हमको हर
हर तरह से बांटा, हर टुकड़े में तोड़ा। उसके बाद उसी नीति को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। उससे पहले हम मुगलों से लड़ते रहे और उसमें हम पिसते और कुचलते और धर्मांतरित होते रहे। तो अंततः ये सब समस्याएं हमारे समाज में कहीं ना कहीं आ गई। अब उसके निराकरण का समय है, जो जिसके लिए आपको मार्ग प्रशस्त करता है यही संविधान। इसी का आर्टिकल 14 जो है वो आपको ये अवसर देता है कि आप फिर से उस समता मूलक समाज की तरफ बढ़ो। आप जो है उल्टा ये स्थिति कर रहे हो कि आप हॉस्टल भी अब अलग होंगे, क्योंकि जब अगर हम भाई जो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये गाइडलाइन लागू हो गई तो कोई जनरल क्लास का लड़का कभी SC ST से बात ही नहीं करेगा, वो उससे बातचीत भी नहीं करेगा, क्योंकि डरेगा ना भाई कि हम अगर आपसे बात कर रहे हैं तो कल हम आपसे लड़ भी सकते हैं। जब लड़ जाएंगे तो आप हम ये केस कर दोगे और हम जेल की चक्की पीसेंगे। तो फिर वो बातचीत भी नहीं होगी, किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होगा, सब छोटे छोटे गेटोज में बटे रहेंगे। इंदिरा जयसिंह जैसे वामपंथी और उनके जो अमेरिका में बैठे मास्टर्स हैं वो यही तो चाहते हैं, तभी तो भारत तेरे टुकड़े होंगे। अगर इस भारत का हर समाज, हर समुदाय, हर जाति आपस में एक दूसरे से दोस्ती रखेगा, उसकी बात समझेगा, एक दूसरे को सहयोग करेगा और एक दूसरे के साथ हर तरह के संबंध, चाहे वो व्यापार का संबंध हो, चाहे वो तरह तरह का सामाजिक संबंध होता है, उनमें रहेगा, तो फिर कैसे होगा? फिर भारत तेरे टुकड़े कैसे होंगे? फिर पाकिस्तान का शासन कैसे होगा? ईसाई मिशनरी लेके बैठा हुआ है, हालेलुया लेके, अपना क्रॉस लेके, उसका कैसे सपना पूरा होगा? वो जो मुल्ला जो है वो चाहता है कि भारत को मुसलमान बनाना, उसका सपना कैसे पूरा होगा? गजवा हिंद कैसे पूरा होगा? तो अंततः उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए इंदिरा जयसिंह जैसे मार्क्सवादी कानून का दुरुपयोग करते हैं। और अंततः इस पूरे, जिस तरीके से उन्होंने दो पपेट बनाए इस पूरे केस में, सलीम तड़वी और रोहित वेमुला, इन दोनों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। लेकिन ये बात कहीं अभी भी नहीं आ रही है कि जिन दो लोगों के आधार पर आप ये पूरा आपने ये वितंडा खड़ा किया, वो दोनों अपने आप में फ्रॉड है। उन दो, चाहे वो रोहित वेमुला हो की माँ हो, और चाहे वो जो सलीम की जो माँ हो, इन दोनों की जांच प्रॉपर करके कि भाई इन्होंने कैसे अपने बच्चों को की जान इस तरीके से जोखिम में डाली, क्योंकि इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया होगा ना। आज ये नेता बनी घूम रही हैं दोनों महिलाएं और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डलवा रही हैं, समाज में जहर बोने का काम कर रही हैं। इन दोनों की प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि ये भाई कि कहां से इनको फंड मिल रहा है, कहां से इनके पैसे आ रहे हैं। आप उनको ऐसे ही छोड़ दोगे? मतलब, और जो जो खुद फ्रॉड है, जिसने एक रोहित वेमुला की मां ने कहीं ना कहीं किसी एक अनुसूचित जाति के बच्चे का हक मारा है, इसी तरीके से इसने एक ST बनकर किसी हमारे जनजातीय बंधु का हक मारा है इस महिला ने, जबकि ये मुसलमान है। तो मुसलमानों में कौन सी जनजाति? लेकिन आप जो है वो ST का रिजर्वेशन ले रहे हैं। तो ये जो एक तमाशा चल रहा है, अगर इस तमाशे को आप देखकर इग्नोर करते रहे, यही आशा की थी हमने नरेंद्र मोदी और भारत सरकार से कि भाई इस तरीके की जो बदमाशियां हो रही हैं वो खत्म हो। अगर हम सामाजिक न्याय की तरफ बढ़े तो हम वास्तविक पीड़ितों की तरफ बढ़े। हम समाज के जो सबसे शोषित पीड़ित वर्ग है, हम उसके तक अगर बात नहीं पहुंचेगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर वो टीना डाबी का रिजर्वेशन टीना डाबी की बहन लेगी, फिर टीना डाबी की पुत्री लेगी, और वो एक क्रम चलता रहेगा उनका खानदानी साल दर साल। और जो वास्तविक जो गरीब है, जो असली शोषित है, पीड़ित है, वो बेचारा कहीं गांव में बैठा हुआ अपने किस्मत को रोता रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पायल सलीम तड़वी उसका नाम है ना, लेकिन नाम जो है वो सिर्फ पायल तड़वी ही बताया जाता है, सलीम बीच से गायब कर दिया जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि वो मुस्लिम है। अगर उसका मुस्लिम पता चल जाएगा तो फिर काय की SC, फिर काय का ST सर्टिफिकेट उसने जो बनवाया था उसके माता पिता ने। तो ये किस तरह का घालमेल, ये समझना जरूरी है। और एक स्टेटमेंट में जो लगातार दिखाने की कोशिश कर रही थी, ये CJI साहब ने आज कहा आप SC ST स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टल्स की बात करें, मतलब सुनवाई के दौरान ये बात भी आई तो उन्होंने कहा ऐसा मत कीजिए, आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, उनके पास दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाएं हैं। कहां तो हम उम्मीद कर रहे थे चंद्र प्रकाश जी की क्रीमी लेयर को खत्म करने की बात की जाएगी, और कहां ये सब बवाल खड़ा हो गया कि आप समाज को और बांट रहे हैं। और ये भी उस सरकार के टाइम में हो रहा है जो कहती है कि बटोगे तो कटोगे। देखिए, क्रीमी लेयर वाले में तो सुप्रीम कोर्ट में आदेश दिया था पिछले, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर की बात है, और जस्टिस BR गवई का वो आदेश था कि भाई सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। जो अनुसूचित जाति कोई एक ब्लॉक नहीं है, बहुत सारी जातियां हैं उसमें। कुछ जातियां पारंपरिक रूप से समृद्ध हैं और कुछ जातियां जो हैं बहुत विपन्न और बहुत गरीबी की स्थिति में है। लेकिन होता क्या कि जो समृद्ध जाति, जो समृद्ध जिनको ऐसी मान लिया गया है, अनुसूचित जनजाति कह दिया गया है, यही स्थिति अनुसूचित जनजाति में भी है। आपको भी पता है कि कौन सी एक ही मीणा जनजाति है जो कि सारे आरक्षण की सारी मलाई जो है वो अकेले खा रही है, और जो वास्तव में जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में बैठा हुआ एक आदिवासी है, वो सिर्फ आदिवासी का झुनझुना बजा रहा है, उसके लिए इस देश में कुछ नहीं है।
और ये पूरी व्यवस्था पर जब जस्टिस बी आर गवई ने एक तरह से रोक लगाने की कोशिश की, जब सब क्लासिफिकेशन की बात की, तो ये जो दिल्ली में बैठे हुए एससी और एसटी के जो दलाल हैं, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे वो ये इंदिरा जयसिंह टाइप के जो तथाकथित कोर्ट कचहरी के वकीलों के रूप में हो, इन्होंने एक दबाव बनाया, हंगामा बनाया, फिर से वही तमाशा कि आरक्षण खत्म कर देगी मोदी सरकार। ये बात बात पर ये भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, आरक्षण खत्म कर देगी। अब ये समय है कि भैया ये आरक्षण के नाम पर ये जो भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव वास्तव में दलितों के साथ हो रहा है, ये भेदभाव वास्तव में वास्तविक पिछड़ों के साथ हो रहा है, और ये भेदभाव वास्तविक जनरल क्लास के साथ हो रहा है। बहुत सारे भी उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए जो कि कहने के लिए बाबू साहब हैं, कहने के लिए वो ब्राह्मण है, लेकिन मतलब एक दरिद्र जीवन है उनका, उनके पास ना तो कमाने का साधन है, ना उनके लिए कोई सामाजिक सुविधाएं हैं, ना ही उनके पास किसी तरह का कोई सहारा है। उनके पास रहने को मतलब सरकारी योजनाओं में उनको पैसे तक नहीं मिलते कि वो अपना घर पक्का बनवा ले। तो इस स्थिति में जो है वो इस देश में अभी चल रहा है, और ये विसंगति अगर दूर सरकारें चूंकि वोट बैंक के हिसाब से चल रही हैं, सरकारें डर रही हैं कि अगर हम इसमें ओबीसी नहीं डालेंगे तो राहुल गांधी चिल्लाने लग जाएगा और हमारी सरकार पे हमला कर देगा, अगर हम ये नहीं करेंगे तो फलाना प्रेशर ग्रुप नाराज हो जाएगा, अगर ये नहीं करेंगे तो क्रिश्चियन मिशनरी नाराज हो जाएगी। ये तमाशा हमने नहीं आशा की थी कि नरेंद्र मोदी सरकार इन चीजों से डरेगी, और अगर वो डर रहे हैं कहीं से और उनको कंसिडर करते हुए पॉलिसीज बना रहे हैं, हम मुझे आशा नहीं कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे इसके मैं बोल तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे खुद ही याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने कम से कम 50 जगह हम गिना सकते हैं जहां पर इसके खिलाफ स्टैंड लिया है और उन्होंने बचाया है इस पूरे समाज को। लेकिन अगर 2 जगह भी कोई ऐसी गलती हो जा रही है तो वो भी नहीं होनी चाहिए, उसको आपको टैप करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। और इस मामले में मैं झटका और इनको ये सब तो नहीं कहूंगा कि इनको झटका उनको झटका, लेकिन हाँ ये है कि आज समाज के लिए, देश के लिए एक राहत की बात है कि एक जो विवाद था वो सुप्रीम कोर्ट से ही सेटल हुआ है। 2 महीने बाद सरकार आशा है कि एक अच्छा ड्राफ्ट ले जाएगी, कैंपस में किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं होना चाहिए और आगे भी भेदभाव नहीं होगा, इसका आधार रखेगी। इसके लिए ऐसा नियम होगा जिसमें हमारे बच्चों को अपराधी ना बना दिया जाए। भेदभाव अब यहाँ पर जहाँ पर रैगिंग और इस सब तमाम तरह की चीजें बड़ी मुश्किल से रुकी हैं, वहां भेदभाव की ऐसी कि भाई इम्प्लिसिट अगर मुझे लग जाएगा कि आप मेरे खिलाफ कुछ सोच रहे हो तो मैं आपके खिलाफ जाकर केस कर दूंगा। अगर इस तरीके की मूर्खतापूर्ण बातें कोई सोच रहा है इस देश में तो उसको उसकी सही जगह पागलखाना है, ना कि कोई मंत्रालय। पर एक चीज और है कि जो कुछ हुआ 13 जनवरी के बाद राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज भी है, क्योंकि जो उनका कोर वोटर था वही सड़कों पर उतरा। उन्होंने कुछ हंगामा ऐसा नहीं किया, तोड़फोड़ नहीं की, वो उनकी फितरत नहीं है, लेकिन अपना विरोध जताया। अभी बृजभूषण का आप देख लीजिए, वो भी कल उनका भी स्टेटमेंट आ गया, तो बहुत से लोग सामने आए। और तो ऐसे में बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है इससे, इसका कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है या नहीं? क्योंकि देखिए रोक तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई, केंद्र सरकार ने तो एक कमेटी बनाने का सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि कमेटी बनेगी, उसका प्रारूप क्या था आज तक समझ नहीं आया। तो पहल तो सुप्रीम कोर्ट से हुई और रुक गया ये, तो क्या इसका क्रेडिट कोई केंद्र सरकार ले सकती है? देखिए क्रेडिट तो कोई नहीं ले सकता है, पहली बात तो कोई नहीं क्रेडिट ले सकता है, और दूसरी बात है जिन बृजभूषण शरण सिंह है उनके खुद के सुपुत्र उसी कमेटी में है, वो भी बलरामपुर से सांसद है, तो वो भी तो थे। वो पिताजी वहां बैठकर कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन कमेटी में बैठकर तो कोई कुछ और ही बोला जा रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर इस धमाम में सब नंगे हैं। आपने बड़े बड़े नाम सुन लिया, आपने रविशंकर प्रसाद का नाम आ गया इसमें, बांसुरी स्वराज का नाम आ गया, सुधांशु त्रिवेदी का नाम आ गया। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, बेसिकली ये एक सामूहिक लापरवाही और बहुत ही आपराधिक लापरवाही का मामला है। और कांग्रेस से हम आशा नहीं करते, भाजपा से भी हम आशा, भाजपा से लोगों को आशा है। तो भाजपा अगर चूक कर रही है तो कोई बात नहीं, उनको मतलब आगे उनके लिए भी एक सबक है। लेकिन एक इसमें एक राजनीतिक एंगल भी है कि मुझे ये लगता है कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी जाने जाते हैं दूसरे के मुद्दे छीन लेने के लिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो विपक्ष बहुत धमकाता है, बहुत सारे इश्यूज को लेकर सत्ता पर नाचता रहता है, और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उसको फ्यूज कर देते हैं, उसका कहीं उसकी मतलब एक होता है ना कि हवा निकाल दो नीचे से, और वो तो ये कहीं अब एक ये हो सकता है कि मैं अब इसको कोई कहेगा कि मैं मास्टर स्ट्रोक वादी बन रहा हूँ, लेकिन मैं मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ। क्योंकि ये क्या है,
मैं बस मेरे मन में ये विचार आया इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मेरी बात गलत हो, और अगर गलत हो तो क्षमा करें, और अगर सही हो तो वो अभी नहीं पता चलेगा, 2-2.5 साल के बाद पता चलेगा, हो सकता है उत्तर प्रदेश चुनाव में ही पता चल जाए। कि ये जो ओबीसी का जो पूरा एक प्लैंक है, जो एक लगातार इन्होंने धमकी दे देकर और जातियों के आधार पर जो बनाया, तो अब लो भैया, मतलब जब हम आपके मैदान में अब हम खड़े हैं और हम सबसे बड़े भीम अम्बेडकरवादी हैं, मुझसे बढ़कर कौन अब वो होगा। और ये तो सत्य है कि भाई जनरल कास्ट कहा जा रहा है, ठीक है, सब जोड़ दिया जाए तो वो करीब करीब 22-25% आपका वोट बैंक बनता है, जो कि अपने आप में सिग्निफिकेंट है किसी डेमोक्रेसी में। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 20-25 पूरा का पूरा इनको मिलता है, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो जो समाजवादी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जो अलग अलग सेकुलर है, दलों को देते हैं, सेकुलर सेकुलर जमात है। है। हाँ, हम्म। बहुत बड़ी सेकुलर जमात है। तो अब उसमें ले देकर बात वही आती है कि भाई देखिए, एक ओबीसी वर्ग है जो कि आज नरेंद्र मोदी सत्ता में है, और भाजपा पर से जो ब्राह्मण बनिया पार्टी का जो टैग हटा है पिछले मोदी के जब से आने के बाद से, आज एक ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग है। उसमें निश्चित रूप से मैं वही कह रहा हूँ कि यादव भी है, और सभी जातियां हैं जो जितनी भी, और ये सिर्फ अक्रॉस द, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि उनको एक मुख्य धारा में लाने का काम, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले वर्षों, पिछले समय में जिस तरीके की राजनीति हुई है, और आज भी राहुल गांधी जिस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रयास किया है कि ये जातियों का जो पूरा एक खांचेबंदी की जाए, जिसमें ओबीसी वाला ये माने कि हम तो हिंदू धर्म की मुख्यधारा से अलग हैं। एससी और एसटी में तो वो काफी हद तक सफल रहे हैं, मतलब एससी एसटी की सभी जातियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे जातियां हैं जो बहुत सनातनी हैं, जो अपने मन वचन कर्म से सनातनी है, हिंदू धर्म का बैकबोन है। लेकिन उन्होंने कुछ समाजों को तो उन्होंने काटने में सफलता पाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वही कार्य जो है पिछड़ी जातियों के साथ भी पिछले कुछ वर्ष से चल रहा था। अब ये पिछड़ी जातियां हैं कौन? ये वो जातियां हैं जो पूरी धार्मिक अर्थव्यवस्था, जो हमारी पूरी हिंदू धर्म की जो एक व्यवस्था है, उसकी बैकबोन है, उसका उसका आधार है। अगर हम जैसे एक निषाद जाति की बात करें, तो भाई निषाद जाति जो है, वो निषाद कौन थे? राम के मित्र थे, वो राम के सखा थे, राम के साथ एक साथ पढ़ते थे। आप कहते हो कि दलितों को पढ़ने नहीं देते थे, तो भगवान राम हमारे जो है, जो कि राजा के पुत्र थे, वो निषाद के साथ गुरुकुल में पढ़ते थे, एक ब्राह्मण के गुरुकुल में। तो ऐसा तो नहीं है कि समाज में तो कहीं कोई वो नहीं है। तो जो निषाद समुदाय है, वो इस पूरी धार्मिक, वो जो जितने भी मंदिर वाले शहर होंगे, आप पाएंगे कि वहाँ जो मल्लाह होते हैं, वो उस पूरी व्यवस्था का एक बहुत, मतलब एक ऐसा हिस्सा होते हैं जिनको आप अलग नहीं कर सकते। यही स्थिति यादवों की है। काशी विश्वनाथ में जो दुग्धाभिषेक होता है, वो एक यादव समाज का व्यक्ति ही पहली बार वहां पर शिवलिंग पर दूध अर्पित करता है। तो इस तरीके की हमारा सामाजिक ताना बाना रहा है, लेकिन उसको तोड़ने का बहुत गंभीर प्रयास कांग्रेस, वामपंथियों और इस तरीके के तत्वों से चल रहा था। अब ये वही बात है कि इनको अपने फोल्ड में लाने के लिए, इनके मन में अपने प्रति जो है आशंका खत्म करने के लिए, हो सकता है कि किसी तरह का कोई रेडिकल प्रयास कर रहे हो, उसी में ये ओवरबोर्ड चले गए हो। क्योंकि आप एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग की टांग तो नहीं तोड़ सकते हो, निश्चित रूप से वो तो बात सही है। लेकिन ये एक थ्योरी है बस, हो सकता है कि इससे कुछ सफलता मिले, क्योंकि अंततः देखिए, ये जाकर सेटल होंगी चीजें इस बात पर नहीं कि आपने गाइडलाइन बनाई या नहीं बनाई, किसके जीवन में कितना सुधार आप लाए। एक चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल कास्ट हो, अगर वो अपने घर में सुरक्षित है, अगर उसकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है, तो वो आपको चुनेगा। अगर उस पैमाने पर आप चल रहे हो, तो चुनाव में आपको वोट मिलेंगे। तो उस पैमाने पर नरेंद्र मोदी का हाथ ये लोग पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कोई अल्टरनेटिव आइडिया नहीं है, ना तो विदेश नीति के मामले में और ना ही आर्थिक नीति के मामले में। आज देश जो है कहीं ना कहीं उस तरफ बढ़ रहा है, जिसमें अगर देश समृद्ध हो रहा है तो सबकी कहीं ना कहीं समृद्धि उसमें शामिल है। हो सकता है किसी की ज्यादा हो, किसी की कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोगों का, सभी का एक जीवन स्तर सुधरा है। तो नरेंद्र मोदी इस तरीके के खेल खेलने के लिए भी जाने जाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैं जो कह रहा हूँ सही है, हो सकता है कि सही हो, ईश्वर करे सही हो, क्योंकि हमारे जिस तरीके के विपक्ष की जो राजनीति है, उसमें तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, और जब भारत के टुकड़े होंगे, तो ना तो पिछड़ा बचेगा, ना ओबीसी बचेगा, ना एससी एसटी बचेगा, ना जनरल कास्ट बचेगा। उसमें तो सब पीछे पीछे जाएंगे। उसमें तो बस नाम रहेगा अल्लाह का और हेलेलुया का ही नाम रहेगा। तो कांग्रेस की राजनीति वहां ले जाती है। तो देखते हैं क्या होगा। अभी ये समुद्र मंथन चल रहा है, मेरे ख्याल से उसको सकारात्मक रूप में देखना चाहिए सभी वर्गों को। बिल्कुल। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, और 19 मार्च को शायद इसकी अगली सुनवाई होगी। तब तक
आदेश दिया गया कि आप अपना नया अच्छी तरह से ड्राफ्ट किया हुआ बिल लेकर आए, तो देखें कि उसमें क्या हो सकता है। लेकिन एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट में एक दिन पहले आया था, जो कि बड़ा मतलब अपने आप में बहुत गंभीर था, क्योंकि जो टीका टिप्पणी की गई सीजीआई की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, वो बड़ी अचंभे वाली थी, क्योंकि वहां पर कोई अपने आरक्षण के लिए गया था, जबकि वो जाट समुदाय से था और उसने शायद बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए उसको लग रहा था कि उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। उसको तो अच्छी खासी फटकार पड़ी। देखिए, ये आज से कुछ समय पहले की यही सुप्रीम कोर्ट होती तो हो सकता है कि उसको कोई फटकार नहीं पड़ती, उसको बाइज्जत ये उसके रिलीफ मिलती। इस देश में तमाशा ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, पहला केस नहीं है। क्योंकि इस देश में सरकारी नीतियां इस तरीके से बनाई गई कि लोग हिंदू धर्म को छोड़कर भाई लोगों को जिसमें फायदा दिखेगा वो उधर चले जाएंगे। अगर आपका हिंदू होना नुकसानदेह है तो मुझे हिंदू धर्म बदल लूंगा मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा, मुझे वहां नौकरी मिल रही है, मैं वहां चला जाऊंगा। एक वर्ग है जो इस तरीके से सोचता है, कुछ लोग हैं, और वो सभी जातियों में है। मैं तो एक ब्राह्मणों को भी जानता हूं जिन्होंने इस तरीके से सोचा और वो कन्वर्ट हो गए। एक यूनिवर्सिटी है प्रयागराज में, और उसके जो वाइस चांसलर हैं वो अभी पिछले दिनों धर्मांतरण के केस में पकड़े गए थे। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था, योगी जी ने, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया था। उनके ऊपर वो कन्वर्जन का लॉ हटा लिया था। ये तब दूसरी पीठ थी वो। तो कहने का तात्पर्य वो भी कन्वर्टेड है। वो यादव थे, यादव जाति से संबंधित थे, और वो किसाई बन गए। अब वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, उसके प्रिंसिपल हैं, उसके वाइस चांसलर हैं, वो अपनी दुकान उनकी बढ़िया जमी हुई है। तो सवाल वही है ना कि भाई इन लोगों ने तो उसमें राहत ले ली। ये तो बड़ी लैंडमार्क निर्णय है कि भाई कोई ये जाट अगर कोई कहता है कि मैं बुद्धिस्ट हो गया हूं, तो बुद्धिस्ट मजाक थोड़ी। मैं आज मतलब आई एम फीलिंग लाइक अ मेल, आई एम फीलिंग लाइक अ फीमेल वाली बात हो गई कि आज मैं क्रिश्चियन हूँ, आज मैं यादव हूँ, अरे आज मैं मुस्लिम हूँ, आज मैं इस हिंदू हूँ। तो ये फ्लूइडिटी भारत का संविधान अनुमति नहीं देता है, सीधी बात है। लेकिन ये खेल चलता रहा है। सोनिया गांधी ने बहुत सप्रयास जिस तरीके के निर्णय लिए, जिस तरीके से आरटीई एक्ट वगैरह, जो राइट टू एजुकेशन जो है, इन सब कानूनों में चीजें इनबिल्ट की गई, जिसमें हिंदू होने को नुकसानदेह बना दिया गया। आज एक हिंदू जब कोई सरकारी एक विद्यालय चलाता है तो उसके लिए नियम अलग हैं। आप मुसलमान होने के नाते एक माइनॉरिटी स्कूल चलाओगे तो उसके लिए नियम अलग है, उसके लिए बहुत आसान नियम है। आपके लिए टीचर रखना, सब कुछ भर्ती और सरकारी जो कंप्लायंस है वो बहुत सरल है। तो हिंदू होना तो पग पग पर बहुत कठिन है। आज फिर भी अगर ये देश 80% हिंदू है तो इसके लिए ईश्वर का चमत्कार ही है। तो अगर कोई जाट बंधु जाते हैं और वो जाकर वो वहां पर कहते हैं कि मैं थोड़ा पीड़ित हूं और मैं तो बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूं, तो और अच्छी बात है कि अपने बौद्ध धर्म। और ये कहानी तो भाई कहीं ना कहीं बहुत पीछे से चली हुई है। अगर हम आज अम्बेडकर जी की बात करें तो अम्बेडकर जी की भी तो कहानी में वही बात आती है कि आप अपने जीवन के अंतिम क्षण तक हिंदू रहे। आपको उस हिंदू होने के कारण तमाम लाभ मिले, आपको समाज ने उस तरीके का सबसे मतलब पढ़ने के लिए जो वडोदरा के राजा जो सयाजी राय गायकवाड़ है, उन्होंने आपको पढ़ने के लिए विदेश भेजा। एक हिंदू ब्राह्मण आपका अध्यापक था जिसने अपना सरनेम दिया आपकी प्रतिभा को देखकर, और आपकी प्रतिभा इतनी अच्छी थी कि मतलब एक समाज ने आपको व्यापक रूप से स्वीकार किया। आज भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि अम्बेडकर को ब्राह्मण मानना चाहिए। भाई जो व्यक्ति इतनी पुस्तकें लिख रहा है, जिसका ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, तो वो व्यक्ति तो कर्म से ब्राह्मण है। आप उसको जाति से ब्राह्मण कुछ और कहते रहो, मानते रहो, ठीक है, जाति का अलग कॉन्सेप्ट है, वर्ण का कॉन्सेप्ट अलग है। तो वो एक तरह की एक विचारधारा चलती है। तो अब उसमें मतलब कि आज अब मैं क्रिश्चियन बन जाऊं और फिर मैं क्रिश्चियन होने के लाभ लूं, तो ये क्रिप्टो क्रिश्चियन का जो पूरा एक जमात नई खड़ी हो रही है। समाज में नए नए तरह के विघटन किए जा रहे हैं। अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की नजर गई इस पे और रुका, और अभी इसमें बहुत कुछ रोका जाना है। बहुत लोग इस छेद से पार हो चुके हैं और आशा है कि ये भी तमाशा बंद होगा। बिल्कुल उनकी नजर में आ गया है, तो इस पर भी कहीं ना कहीं वो संज्ञान ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि ये जो नया शैतान कानून सामने आ रहा था, कम से कम उस पर रोक लगी है। अच्छा ड्राफ्ट लेकर सरकार आएगी, ये उम्मीद कर सकते हैं। और 19 मार्च को इस पर जब दोबारा सुनवाई होगी तो देखते हैं क्या क्या और तथ्य रखे जाते हैं। लेकिन आपने समय निकालकर चंद्र प्रकाश जी इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।